दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी धनक। रात अपनी सांवली देह से सितारे यूं उतार रही थी जैसे नई नवेली दुल्हन माथे और भवों के इर्द गिर्द सजी बिंदिया हटाकर आईने पर चिपका रही हो। कोरे आसमान पर बस एक चांद बाकी था और कमरे की मध्यम रोशनी में शीशे के सामने खड़ी धनक के माथे पर एक मेहरून बिंदी। गहरा काजल वो रुई में समेट चुकी थी। लिपस्टिक की जगह वैसलीन लगाकर उसने बाल क्लिप में अटकाए और चूड़ियां उतारने लगी। वहीं पलंग पर टेक लगाए बैठा समीर उसे निहारे जा रहा था। ऐसे क्या देख रहे हो? धनक ने शीशे से झांक कर पूछा तो एक ठंडी सांस भर के वो बोला, मायके में आकर लड़कियां इतनी प्यारी क्यों लगने लगती हैं? भाई की एंगेजमेंट में प्यारी और सुंदर दोनों लगना था ना मुझको, वरना सब कहते शादी को 2 साल हुए और देखो बेचारी की रंगत कैसे उतर गई। हंसते हुए उसने आखिरी चूड़ी सरका कर वहीं ड्रेसिंग टेबल पे टिका दी। पहले तो ये बताओ कि क्या मैं मुंबई में प्यारी नहीं लगती थी? मासूमियत से पूछते हुए वो उसके पास आकर बैठ गई। समीर उसको देखता रह गया, उसकी टिपटिपाती 2 चमकीली आंखों को। जब शादी से पहले उससे मिलने आया था तब इन्हीं आंखों, इसी मासूमियत पे रीझ गया था वो। पहली नजर देखते ही माँ को मैसेज किया था, इट्स अ यस फ्रॉम माय साइड। ये हाँ 2 तरफा हुई और दोनों फेरों में बंध गए। खिड़की पर टिकी रात हल्के हल्के झपकियां लेने लगी। चांद भी पेड़ों के किसी झुरमुट के पीछे दुबक गया। दोनों बातें करते हुए सो गए। नींद इतनी गहरी थी कि सुबह आंख ही नहीं खुल रही थी। कभी माँ आवाज लगाती, धनु बेटा उठ जा। फिर भाई बहन की खी खी के साथ अगली आवाज आती, अरे मुंबई जाके सो लेना भाई। इस सब से खींच के धनक उठ गई। माँ बिना नहाए रसोई में बढ़ने नहीं देती थी, इसलिए वो अलमारी से कपड़े निकालने लगी। बड़े करीने से लगा के रखी थी माँ ने अलमारी। हैंगर पे सूट, नीचे ज्वेलरी और वहीं कोने में पुरानी एल्बम। सूट के साथ एल्बम निकालकर वो समीर के पास बैठ गई। पन्ने पलट कर देखने लगी। क्या देख रही हो? समीर ने करवट लेते हुए पूछा। कॉलेज ट्रिप्स की फोटो, ये देखो, पहली दफा कॉलेज की तरफ से दिल्ली गए थे हम, कहते हुए धनक एल्बम पलटने लगी। शुरू से खूबसूरत हो तुम, कहते हुए कोहनी के बल हल्के से उचक कर समीर तस्वीरें देखने लगा। लाल किले के आगे खड़ी धनक किसी में ट्रेन की खिड़की से झांकते हुए, कहीं काला खट्टा के चटखारे लेते हुए। ये कुतुब मीनार की है, ये मेरी दोस्त, धनक ने एक तस्वीर दिखाकर कहा। अशोक स्तंभ के आगे वो अपनी सहेली के साथ खड़ी थी और पीछे कुछ लोग दिख रहे थे। वो फोटो पलटने ही वाली थी कि समीर ने टोका, एक मिनट रुको, ये तो मैं हूं। यस इट्स मी। धनक ने भी नजरें गड़ाते हुए पूछा, तुम 2012 में गए थे? समीर ने गर्दन हिला दी। आई कांट बिलीव इट, व्हाट अ डेस्टिनी। वही मैं सोचूं कि तुमसे पुराना जुड़ाव क्यों लगता है, समीर ने मुस्कुराते हुए कहा तो एक मुस्कान धनक के होठों पर भी बैठ गई, लेकिन जरा घबराई, जरा सहमी हुई। कुछ यादें अपने संग ले जाने नहीं आती, उनका आना किरचियां चुभने जैसा होता है। धनक कितनी देर एल्बम यूं ही गोद में लिए बैठी रही। समीर उसका हर पेज पलट कर कुछ न कुछ बोल रहा था, लेकिन उसने क्या क्या कहा ये ना धनक ने सुना और न ही कमरे के किसी भी कोने ने। वो तो उस टुकड़ा भर अतीत की रगड़ महसूस कर रही थी, उस खुरचन की आवाजें सुन रही थी। जितनी रगड़ लगती उसे किसी गलती की तरह एक ही नाम याद आता, अर्पित का नाम। धनक, अपन फिर चलेंगे कुतुब मीनार, सेम पोज में फोटो क्लिक करवाएंगे। क्यों, क्या बोलती हो? समीर ने पूछा तो वो फौरन मन ढांप कर मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें फुर्सत मिलेगी क्या जो प्लान बनाने लगे? समीर बूझ नहीं पाया कि ये लड़की अभी अभी अतीत के जख्म झांक कर आई थी। ये खूबी होती है लड़कियों की, उनका मन जितनी तेज फैलता है उतनी ही जल्दी वो समेट कर रख देती हैं उसे। दुछत्ती के किसी कोने में पड़ी पोटली टांड पर रखे पुराने ट्रंक की तरह। थोड़ी देर बाद समीर कमरे से बाहर निकला तो उसके साथ तस्वीर के इत्तेफाक वाली बात घर भर में फैल गई। नाश्ते की टेबल पर धनक, उसकी बहन विधि, बाकी कजिन्स और समीर बैठे थे। महाराजन गरम गरम पूड़ी सब्जी लाकर सबकी थालियों में रख रही थीं। फूली हुई पूड़ी में उंगली मारते हुए समीर बोला, मुझे तो लगता है तुम्हारी जीजी चेज कर रही थी मुझको, वरना 2 अलग अलग शहर में रहने वाले दिल्ली में कैसे? आई थिंक तुम्हारी तब से मुझ पर नजर होगी पक्का। बड़े आए, तुम चेज कर रहे होगे, वरना पहली नजर में कैसे रीझे?
एक सांस में बोलते हुए धनक अचानक रुकी। सारे बहन भाई लव एट फर्स्ट साइट करके उन दोनों को चिढ़ाने लगे। समीर ने फौरन बात बदल दी। वैसे वो ट्रिप थी बड़ी यादगार। जीजी वहीं मिली इसलिए? विधि ने पूछा। कटोरी की सब्जी चम्मच में समेटते हुए वो बोला, वो तो है ही, लेकिन उससे भी मज़ेदार जानते हो क्या हुआ? मेरे वाले होटल में कोई ग्रुप रुका था तो एक रात ज़बरदस्त हंगामा हुआ। एक लड़की किसी लड़के पे बरस रही थी। अगली सुबह पता चला कि कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मामला था। लड़का चीट कर रहा था उसको। समीर ने एक घूंट पानी पिया, लेकिन हिचकी धनक के गले में बैठ गई। मिर्ची तो नहीं खाई थी उसने, पानी भी अभी पिया था, फिर भी ये हिचकी। पता नहीं, वैसे बड़ा सही काम किया। उस लड़के को जो हड़काया था ना, पूछो मत। वो तो एकदम घबरा गया था, शक्ल एकदम हक्का बक्का, जैसे उसके घोंसले नुमा बालों से ना सारी गौरैया उड़ गई हो। कहते हुए उसके ठहाकों में बाकी आवाज़ें भी शामिल हो गईं, लेकिन धनक और विधि के होंठ भिंचे रहे। इस भीड़ में वो दोनों ही जानती थीं कि उस रात उस होटल में वो लड़की कौन थी और वो लड़का कौन। मौन के मायने सबसे गहरे होते हैं। रात को बालकनी में ज़मीन पर बैठी धनक इसी खामोश गहराई में डूब रही थी और सोच रही थी कि अतीत की कोठरी पर ताला जड़ चुकी थी वो, फिर कौन सी संद खुली रह गई? कैसे अर्पित उसके हाथ से गुजर गया? जी यहाँ क्या कर रही हो? तभी विधि की आवाज़ से वो चौंकी, देह हल्के से थरथराई। बस यूं ही। एक तरफ सरक कर उसके बैठने की जगह बनाते हुए धनक ने पूछा, समीर कहाँ है? पापा के साथ बाजार गए हैं। कहते हुए विधि वहीं बैठ गई। देर तक धनक शाखों पर झूलती पत्तियां देखती रही, बिजली के तारों में दौड़ती तरंगे महसूस करती रही और निहारती रही अंधेरे में नीड़ तलाशते पंछी। काफी देर बाद विधि ने ही चुप्पी तोड़ी। सुबह तुम्हें डर गई थी, लगा कि कहीं जिया जी तुमसे कुछ पूछ न लें और तुम फंस जाओ। ये पूछा ताछी का शौक नहीं है उसको। जरूर मैंने पिछले जन्म में मोती दान किए होंगे कि यह मिला, सच। कहते हुए धनक ने पांव समेट लिए। विधि उसके पांव के बिछिए देखते हुए बोली, अर्पित जानता है तुम आई हो, मुझसे बाजार में मिला था, बोला कि एक मीटिंग करवा दो, सॉरी बोलना है। पहले धोखा, अब सॉरी। अब तो नाराजगी भी नहीं रही विधि, वो चैप्टर बंद कर चुकी हूं मैं। कहते हुए धनक हथेली कुरेदने लगी, वो रेखाएं जिसमें कभी अर्पित को तलाशती थी। वैसे जीजी वो सिंगल है अभी तक, मैं अपनी बात चला दूं क्या? विधि आंखें मटकाते हुए बोली। तो चल बेवकूफ कहीं की, कह के धनक ने चपत लगा दी। दोनों बहनें हंस पड़ी। ये गेंद सी लुढ़कती हंसी 12 फुट लंबे कमरे को पार करके दरवाजे पर खड़े समीर तक पहुंच गई। वो उनकी आधी अधूरी बातें भी सुन रहा था। ये आधा फंसा कांटा ज्यादा तकलीफ देता है। वो आधी बात, वो पौना सा नाम समीर के सीने में अटका था। रात को खाने के बाद सब आंगन में बैठे थे। समीर के सर में दर्द था, इसलिए वो कमरे में चुपचाप लेटा रहा। धनक अभी मोबाइल चार्ज में लगा कर गई थी। उससे दवा के लिए पूछा तो वो भी कुछ बोला नहीं, बस दिमाग में हाथ उठाते 20 सवाल सुनता रहा कि धनक ने अर्पित के बारे में बताया क्यों नहीं, क्यों छुपाया अपना अतीत। तभी धनक के मोबाइल की मैसेज टोन ने उसका ध्यान खींचा। उसने फोन उठाया। मैसेंजर पर दोस्तों के मैसेज थे। उन्हें देखते हुए नजर एक नाम पर चिपक गई, अर्पित। इस नाम के साथ फोटो देखी तो लगा कि किसी ने आंखों में रेत डाल दी हो। सब धुंधला दिख रहा था, यह होटल वाला लड़का भी। आंखें रगड़ते हुए उसने चैट ऊपर सरकाई तो मैसेजेस किसी अलमारी से पुराने खतों की तरह सरकने लगे। शुरुआती 3 अल्फाज से लेकर 30 लाइनों वाली लंबी बात तक। आखिरी मैसेज अभी 2 मिनट पुराना था। लिखा था, प्लीज मीट मी धनु। अब कैसा लग रहा है समीर? तभी धनक ने झांक कर पूछा तो वो चौंका। 2 पल सोचता रहा कि ठीक नहीं लग रहा कह दे और वजह बता दे। छुपाए गए अतीत के किनारे अक्सर जंग पकड़ लेते हैं। अगली सुबह जरा चोट खाया था समीर का मन। सुबह से बाहर नहीं निकला। बिस्तर पे लेटा मुंदी आंखों से धनक को सामान लगाते देख रहा था। आज मुंबई के लिए रवानगी थी उनकी। विदाई की भेंट के साथ धनक ने पुरानी गज़लों की DVD, पेंटिंग, क्रोशिये का सामान रख के बैग और बढ़ा दिया। ये सब क्यों ले जा रही हो? समीर ने पूछा तो उसने कहा था, शादी के पहले कितना शौक था, फिर से बनाऊंगी।
ले जाने दो ना, प्लीज। प्लीज को जरा खींच के बोली थी वो। कोई और रोज होता तो इस मनोहार पे वो रीछता, लेकिन आज जैसे सब बेमानी हो। मुंबई फ्लाइट के टेक ऑफ के वक्त धनक का उसकी हथेलियां कसना, उसके कंधे पर सर टिकाकर बादल निहारना, सब ऐसा लगा जैसे कोई काबिल अदाकारा अपना बेस्ट शॉट दे रही हो। रास्ते भर मन मध्यम आंच सा सुलगता रहा। आग से ज्यादा खतरनाक होता है यूं सुलगना कि भीतर सब कुछ राख होता रहे और कोई जान न पाए। मुंबई आए हुए 7 रोज हो चुके थे। समीर अपने काम में जुट गया था और धनक वापस अपनी गृहस्थी में। दिन का खाली वक्त जो टीवी देखने में निकालती थी उसे रंग और धागों में लगा दिया। समीर के साथ शाम वाली चाय में अब रूमानी गजलें शामिल होने लगीं। समीर को नहीं पसंद थी गजलें। चिढ़ के पूछता, ये घर से क्या उठा लाई तुम? तो वो नजर भर उसको देखकर आवाज मध्यम कर देती। फिर भी समीर खींचने लगता। अजीब हो गया था वो। क्रोशिया की नोक मन पर चुपती, रंग भयंकर तरीके से उबाने लगे और धनक की फोन पर लंबी बातें उसे बेचैन कर जाती। एक शाम यही बेचैनी लिए वो ऑफिस पार्किंग में खड़ा था। मोबाइल कानों पे लगाए एंगेज्ड की टोन सुन रहा था। जरा देर में वो खींचता और दोबारा धनक का नंबर मिला देता। मिनट गुजरने लगे। कलीग्स बाय करते हुए जाने लगे। चिढ़कर उसने भी मोबाइल जेब में डाला और बाइक स्टार्ट कर दी। रास्ते भर एक सवाल सफर करता रहा कि किससे बात कर रही होगी वो। सवाल का दबाव इतना बढ़ गया कि खुले दरवाजे के सामने धनक के मुस्कुराते चेहरे को देखने के बावजूद वो फट पड़ा। ये क्या तरीका है धनक? आधे घंटे से फोन मिला रहा हूं लेकिन बिजी बिजी बिजी। धनक फटी फटी नजरों से उसको देखती रही। होठों की मुस्कान सहम कर दुबक गई। समीर ने दोबारा चिढ़कर पूछा, तो घर पर बात कर रही थी। जवाब देते हुए धनक का मन करछा गया। भावनाओं के स्वाद आसानी से पकड़ में आ जाते हैं। मन जितनी जल्दी मिठास पहचानता है उससे भी जल्दी कड़वाहट। धनक रसोई में पानी लेने चली गई। ट्रे में ग्लास और बिस्किट रखते हुए वहीं से पूछा, कोई काम था क्या? ओके, काम से कॉल किया करूं अब। हाँ, सही है। वैसे तुम बात किससे कर रही थी? समीर का ये सवाल नश्तर की तरह चुभा उसको। जी में आया कि पूछ ले कि घर का मतलब क्या होता है। माँ, भाई, बहन के अलावा और किसका नाम सुनना चाहता था वो? समीर का सवाल धनक को एहसास करा गया था कि जिस कोठरी में अर्पित को बंद किया था उसने, उसी की खिड़की समीर ने खोल दी थी। बैल्कनी में बैठकर विधि के साथ किया जाने वाला अर्पित का जिक्र समीर के कानों में चुगली कर गया था और उसी का सिला था ये मन की देह पर पड़े नील। शाम का नारंगी सूरज लहरों में डूब रहा था। चौपाटी की रेत में तलवे धंसाए धनक उसको देख रही थी एकटक। पानी में इंच इंच डूबता सूरज उसके जहन में घड़ी की सुई सा सरक रहा था। थोड़ी देर में 7 बजेंगे। समीर आज खुद से दरवाजे का ताला खोलकर दाखिल होगा। 2 साल में पहली दफा। बीते कुछ रोज में कितना कुछ पहली दफा होने लगा था। सच, कितना कुछ। सोचते हुए धनक उंगलियां थामे लहरों पर सैर करते जोड़ों को देखने लगी। ऐसे ही वो भी टहलते थे। कभी पसीने से नम होकर उंगलियां सरकती तो समीर झट से उनको थाम कर कहता, इन्हें कभी छूटने नहीं दूंगा। और फिर अगली दफा पकड़ और बढ़ जाती। धनक की आंखों में खारापन उतर आया। आंखें पोंछकर वो उठी और रेत में बेतरतीब आकृतियों के बीच जो समीर का नाम लिखा था उसे यूं ही छोड़कर घर चली आई। समीर घर आ चुका था। सोफे पर बैठा इधर से उधर जाती धनक को देख रहा था। उसकी नजरें रैक के पास खड़ी पर्स ठीक करती धनक को देखती रहीं। मेज का कांच पोंछते हुए हाथों के साथ गोल गोल घूमती रहीं। जब रसोई में गई तो चौखट पर टिकी ताकती रहीं। ये घर के ताले में जंग लग गई है, बहुत देर बाद समीर ने कहा। इस्तेमाल नहीं होता था इसलिए, अब ठीक हो जाएगा। कहते हुए धनक ने मोबाइल पर गजलें चलाईं और वहीं फ्रिज पे टिका दिया। शब्द खामोशियां भरने लगे। पहले ऐसा नहीं होता था। धनक की आवाजें घर में घूमती थीं, लेकिन जब से नाराज हुई तब से सब बदल गया। धनक भी खाने की मेज पर समीर के आखिरी निवाला खाने का इंतजार नहीं करती। उसकी बाजुओं को थाम कर सोए तो जाने कितने दिन गुजर गए। कितनी सुबहें एक ही अखबार नहीं बांटा, बल्कि उसने तो समीर के सामने रहना भी कम कर दिया था। डिनर के बाद वो छत पर टहल रही थी। आसमान एकदम स्याह था। बस दूर से किसी विज्ञापन की रोशनी छत पर आ रही थी।
अंधेरे से उजाले और फिर अंधेरे में वो धीमे धीमे टहल रही थी कि सीढ़ियों से आती किसी आहट पर ठिठक गई। तुम यहाँ हो धनक? ये समीर की आवाज़ थी। हाँ, क्यों? पूछते हुए वो मुंडेर पर झुक गई और सड़क पर दौड़ती गाड़ियां देखने लगी। समीर वहीं खड़ा इंतजार करता रहा कि शायद वो अब उसकी ओर देखेगी और यहाँ आओ ना समीर कह के उसको बुलाएगी, उंगलियां जोड़कर परछाई से कोई आकृति बनाएगी या उसकी आंखों संग आसमां में कोई सितारा तलाशेगी। समीर खड़ा रहा वहीं। धनक आहिस्ता कदमों से उसके पास आई, 2 मिनट रुकी और उसके बगल से गुजरते हुए दूर चली गई। समीर वहीं खड़ा दूरियां नापता रहा, मन की दूरियां। दूरियों का एहसास तब होता है जब हम ठहरते हैं। उसी आखिरी सीढ़ी पर दीवार से पीठ टिकाए समीर खड़ा रहा बहुत देर। अपने उठाए वो कदम गिनता रहा जो दूरियां भर गए थे। उसने एक नाम सुना, पुराने मैसेज पढ़े, बैर पाला और मन में गांठ बांध ली। क्या हुआ जो धनक का अतीत था? रिश्ते में पूरी ईमानदार रही वो। जो पहाड़ इतने रोज से ढो रहा था वो क्या था? धनक के लिए प्यार या उसे खोने का डर? क्या उसे अपने प्यार पर भरोसा नहीं था? धनक पर यकीन नहीं था? मौसम बदलने लगा। उमस भरी रात में धूल भरी हवाएं चलने लगीं। समीर नीचे चला आया। बाहर ड्राइंग रूम की खिड़कियां खुली थीं तो जमीन पर हल्की धूल जम गई। समीर फटाफट खिड़कियां बंद करने लगा। भीतर कमरे में औंधे मुंह लेटी धनक ने खटपट की आवाज सुनी तो फटाफट उठ बैठी। आंसुओं के सूखे निशान पोंछकर पास रखी मैगजीन में सर घुसा लिया। खिड़की क्यों नहीं बंद की? समीर ने भीतर आते ही पूछा। यूं ही, उसने खुश्क सा जवाब दिया। तबीयत ठीक नहीं लग रही क्या? समीर ने पूछा। वो उसकी फूलती सांसें पहचानता था, जानता था कि ये धूल भरी हवाएं धनक को तकलीफ देती थीं। ठीक हूं, यू डोंट वरी कह के वो पन्ने पलटने लगी। पलंग के पीछे खुली खिड़की के पल्ले बंद करके समीर ने म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया। कई रोज पहले बीच में रोकी गई गजल कमरे में तैरने लगी। तुम्हें गजलें पसंद हैं? ये कभी बताया नहीं तुमने मुझे? समीर ने पलंग पर बैठते हुए पूछा। तुमने कभी पूछा ही नहीं? वैसे तुम कोई भी बात नहीं पूछते, खुद ही सोच बैठते हो कि ऐसा होगा वैसा होगा और खुद ही फिर। कहते कहते धनक चुप हो गई। निगाहें मैगजीन में और धंसा दी। उसके चेहरे पर तकलीफ देखकर समीर तड़प गया। खुद को कोसने लगा कि ये क्या कर गया था वो। गलत करता हूँ, बहुत गलत। मैं जानता हूँ मैंने जो किया है वो अब से नहीं करूँगा। अगर कभी करूँ तो टोकना तुम। कहते हुए वो चुप हो गया। बाहर बिजली की कड़कड़ाहट के साथ बारिश शुरू हो चुकी थी। धनक ने बेड पोस्ट पर सर टिकाकर आंखें मूंद लीं। कुछ नहीं बोली। समीर को उसकी खरखराती सांसें साफ सुनाई दे रही थीं। वो हौले से उठकर रसोई में गया और गिलास भर गुनगुना पानी ले आया। इसे पी लो, आराम मिलेगा। कहते हुए वो उसके बगल में बैठ गया। धनक ने ग्लास थाम लिया। पहला घूंट गले से सरका, दूसरा आंखों में भरा और एक बूंद पलकों पर झूल गई। एक बात कहूँ धनक? समीर ने वो बूंद समेटते हुए कहा। जब पहली शाम तुम घर पे नहीं मिली तो डर गया था मैं। आधे घंटे में सैकड़ों ख्याल डर बन बन के आते रहे। तुम कभी जाना मत, प्लीज। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। नहीं जाऊंगी। धनक ने उसकी बाह थाम कर कंधे से सर टिकाते हुए कहा। समीर ने कहा, अब मुझे भी लेके जाया करना। सागर किनारे बैठ के लहरें गिना करेंगे। और क्या करेंगे? धनक ने उसके कानों में हौले से पूछा तो वो माथे पर बोसा करते हुए बोला, रेत पर नाम लिखेंगे और बूंदों से खेलेंगे। और अब तुम बताओ। बस इतनी सी थी ये कहानी।